A very cheerful good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. Now, in today's video, I will explain Vista's fourth chapter, The Enemy, written by the writer Pearl S. Buck. Here, full form of S is Sidney Treacher, who was born in 1892 in eastern China. She was a good writer and novelist. She was also known by Chinese name Sai Juanju. Now about the chapter. Firstly, I will tell you the message of the chapter, whatever the writer wants to say through this chapter. The story highlights a great message of peace. Peace means shanti, love, sympathy, fellow feelings. Fellow feelings means हम एक दूसरे की जो फीलिंग्स रखते हैं वो, एंड ह्यूमनिज्म. ये स्टोरी है बहुत ही ग्रेट मैसेज कन्वे करती है पीस का, लव का, सिंपैथी, फेलो फीलिंग्स और ह्यूमनिज्म का, मानवता का. इट शोज, इट रेफर्स दिस स्टोरी, दिस चैप्टर, इट शोज द इसेंस वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ए यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा. यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए और लव है वो होना चाहिए. राइटर है वो इस चैप्टर के थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहता है और राइटर ने बहुत ही सक्सेसफुली इस मैसेज को कन्वे किया भी है थ्रू दिस चैप्टर. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. व्हेन दिस चैप्टर वाज रिटन, that time second world war going on. It means the background of the chapter is second world war. second world war कब हुआ था? 1939 to 1945. Now I will tell you the setting of the chapter. Students, the story takes place on a coastal town of Japan. ये स्टोरी है, ये जापान के कोस्टल टाउन. कोस्टल टाउन मीन्स जो समुद्र के तट के पास जो टाउन है वहां पे ये स्टोरी है वो बनाई गई है. इन द ईयर 1941 व्हेन जापान अटैक्टेड पर्ल हार्बर. जापान ने जो पर्ल नाम है ये हार्बर का, बंदरगाह का, उस पर अटैक किया था. A war was going on between America and Japan. When the chapter was written, that time a war was going on between America and Japan. So, as a result, Japanese were hostile. Hostile means enemy. Japanese were hostile to the Americans and ready to kill any American found in their soil. It means कि जो अमेरिकन है उनके लिए जापानीज सारे एनिमी हैं और जो जापानीज है उनके लिए सारे अमेरिकन हैं वो सारे ही एनिमी हैं. वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है. यदि उनके कंट्री में, उनकी लैंड पे कोई एंट्री करता है तो वो एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं. इस टाइम पे भी कैसे एक ऐसा करेक्टर है जो ह्यूमैनिटी का मैसेज कन्वे करता है, ये सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. First, Dr. Sadao Hoki. He is protagonist of the chapter. He is major character of this story. He was Japanese doctor trained by American. जिस टाइम पे ये अमेरिका में ट्रेंड हुआ था उस टाइम पे वॉर नहीं था, वॉर बाद में हुआ था. He was very dutiful and patriotic. Patriotic means देशभक्त. Second, Hana. Hana, she is wife of Dr. Sadao, kind-hearted, hard-working, but she was very responsible lady. Next is American prisoner. इस चैप्टर में एक प्रिजनर का रोल है and name of that prisoner is Tom. General Takima. General ये पोस्ट है. General Takima selfish. He was very selfish person, very cruel because he has no sympathy towards others. नॉट रेस्पॉन्सिबल पर्सन. ये जनरल है, उसके बाद में बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी ये ओनली अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है. सदाओज फादर. सदाओज फादर कल्चर्ड मीन्स वो अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो पैट्रियोटिक. वो बहुत ही बड़े एक देशभक्त हैं. तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टर्स में फिर से बता रही हूँ आपको. डॉक्टर सदाओ होगी, मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. Hana, wife of Sadao. Tom, he was American prisoner. General Takima,
एंड नेक्स्ट इज सदाओ's फादर। इसके अलावा भी जो फ्लैग कैरेक्टर्स हैं वो भी हैं, जैसे कि इसमें एक तो यूमी है मेड सर्वेंट इन सदाओ's हाउस, और एक दो कैरेक्टर्स और भी हैं जिनका जो रोल है बहुत ही माइनर है। तो अब मैं चैप्टर की समरी है वो बता रही हूँ आपको कि चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सदाओ का घर है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि सदाओ का घर कहाँ पे है। तो सदाओ का घर है वो एक जापानीज कोस्ट मीन्स जापान का जो कोस्टल एरिया है, समुद्री जो स्थान है एरिया वहां पे है, और उसका जो घर है वो एक लो स्केयर स्टोन पे है जो कि एक रॉक के ऊपर सिचुएटेड है, और उसके घर के आसपास पाइन्स के ट्री हैं, और एज ए बॉय ही प्लेड देयर, वो वहाँ पे खेलता था। अब उसके फादर हैं वो उसको काफ़ी टाइम मीन्स बहुत सी बार उसको आइलैंड कुछ उनकी वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे आइलैंड होते हैं वहाँ पे उनको लेके जाते हैं, और वो हर बार ये कहते हैं कि आइलैंड है ये जापान के फ्यूचर में काम आएंगे, मीन्स ऐसा कभी ना कभी तो होगा कि आइलैंड है ये जापान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे, और उनके फादर ये बात उनको हमेशा बोलते थे। तो सदाओ पूछता था कि ये कैसे काम आएंगे आइलैंड, तो ये फादर कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जान सकता कि कौन सी चीज कब कहाँ कैसे काम आ जाए, लेकिन ये जहां तक उसका विचार है जापान के फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होंगे। सदाओ के फादर के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है उनके फादर कैसे हैं, उनके फादर हैं वो ना तो कभी जोक करते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, और ना कभी उनके साथ खेलते थे, लेकिन उनकी जो मेन कंसर्न थी वो ये थी कि वो अपने जो सन है सदाओ उसके बाद उसकी एजुकेशन के बारे में बहुत ही वरी रहते थे। उनका जो मेन मोटो था वो ये था कि उनका बच्चा है बहुत अच्छी स्टडी करे, वो एक सर्जन बने, और इसी पर्पज से उनके फादर 22 की एज में सदाओ को अमेरिका भेज देते हैं, और सदाओ है वो 30 एज में अमेरिका से वापस आते हैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके, और उनके फादर के सामने ही उनके फादर की डेथ से पहले ही सदाओ है वो अपने फादर का सपना पूरा करते हैं, वो एक सर्जन भी बनते हैं, और साथ में एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी मेडिसिन को डिस्कवर किया जिससे वुंड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, घाव साफ हो जाते हैं, इसीलिए वो एक साइंटिस्ट भी थे। अब इस चैप्टर में जो बताया गया है वो ये है कि जो सदाओ है उसको ट्रूप के साथ नहीं भेजा जाता विदेश में। क्यों? ट्रूप मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्यों? क्योंकि वार का टाइम चल रहा था इसीलिए। तो ये भी क्वेश्चन है बच्चों कि सदाओ को ट्रूप के साथ क्यों नहीं भेजा जाता, क्योंकि जो जनरल तकीमा है उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, किसी भी टाइम जनरल तकीमा को ऑपरेट करना पड़ सकता है, और तकीमा बहुत ही सेल्फिश पर्सन था, वो किसी और पे बिलीव नहीं करता था, वो सदाओ पे ही बिलीव करता था। उसके अकॉर्डिंग सदाओ है वो एक अच्छा सर्जन है, इसीलिए वो सदाओ को ट्रूप के साथ नहीं भेजता, वो वहीं पे उसको रख लेता है। तो आई थिंक आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे अब जो चैप्टर है उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो सदाओ है वो अपने घर में ऊपर रेलिंग के पास खड़ा हुआ है, उसकी वाइफ है वो भी वहां पे है, और वो दोनों अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। उसकी वाइफ हाना है वो ये सोच रहे हैं कि कैसे उसको हाना अमेरिका में मिली थी, मीन्स हाना है वो भी स्टडी के लिए अमेरिका गई थी, है वो भी जापानीज, लेकिन स्टडी के लिए वो अमेरिका गई थी। सदाओ है वो भी स्टडी के लिए अमेरिका गया था, और वहां पे वो प्रोफेसर हार्ली, ये हार्ली नाम है प्रोफेसर का, उसके घर में एक बार सदाओ जाता है, वहां पे उसको हाना एज ए न्यू स्टूडेंट मिलती है, और वो उससे लव करना शुरू कर देता है। लेकिन सदाओ उससे लव तब तक नहीं करता जब तक वो ये कंफर्म नहीं कर लेता कि हाना की क्या रेस है, मीन्स हाना कहाँ से बिलोंग करती है, क्योंकि जो उनके फादर थे सदाओ के वो कल्चर थे, वो अपने फादर को अच्छे से जानते हैं कि अगर उसने किसी ऐसी लड़की से मैरी की जो उनकी रेस की नहीं होगी तो उनके फादर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सदाओ है वो बहुत ही ओबीडियंट बॉय था, क्योंकि वो अपने फादर की हर बात को मानते थे। पहले वो हाना की रेस कंफर्म करते हैं कि हाँ वो भी जापानीज है, उसके बाद वो उससे लव करते हैं। अब वो दोनों प्रेजेंटली वो मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, और जब जापान में दोनों मिलते हैं लव करते हैं
तो वहां पे वो हीडलेसली केयरलेसली मैरिज नहीं करते। प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, बच्चे मिलते हैं, लव करते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि उनकी मैरिज को डिस्क्राइब करना है, तो वो लव तो करते हैं लेकिन वो केयरलेसली मैरिज नहीं करते। वो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो जापान में आते हैं, सदाओ के फादर हाना से मिलते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद जापानीज वे से उनकी मैरिज होती है। अब वो दोनों ऊपर खड़े हुए हैं, रेलिंग के पास खड़े हुए हैं, हाना और सदाओ, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तभी सदाओ देखता है वहां पे वो कोस्टल एरिया तो है ही, और थोड़ी सी मिस्ट भी है, मिस्ट धुंध भी है आसपास। तो वो देखता है कि सीने से कुछ ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, कोई पर्सन है वो शायद चल के आ रहा है, और वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, स्टैगरिंग वो चल रहा है। तो सदाओ बहुत ही ध्यान से देखता है, और जैसे उनको ये लगता है कि ये कोई पर्सन है, तो दोनों ही झुक के ऐसे देखते हैं कि ध्यान से कि ये क्या चीज है जो ऐसे हिलती हुई आ रही है। तो उसके बाद वो देख कंफर्म करते हैं, उन्हें लगता है ऐसा कि ये कोई पर्सन है जो स्टैगरिंग कर रहा है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि कैसे जो चलता हुआ आ रहा था वो नीचे गिर जाता है, उसका फेस है वो नीचे धरती पे गिर जाता है, और पीठ के बल वो गिरा हुआ है। अब वो देखते हैं कि वो गिर गया है, तो वो ये कहते हैं कि शायद कोई फिशरमैन है। वो फिशरमैन का आइडिया क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां के आसपास है वो फिशरमैन रहते हैं कुछ डिस्टेंस पे ही, और सदाओ ये कहता है कि कोई फिशरमैन होगा शायद, और वो अपनी बोट से बह के आ गया होगा, और वो दोनों उसकी हेल्प के लिए फटाफट से उसके पास जाते हैं। हाना और सदाओ उस इंजर्ड पर्सन के पास जाते हैं। अब वहां पे जाते हैं तो उस पर्सन का फेस है वो नीचे रेत में धंसा हुआ था, वो उसको टर्न करते हैं। तो हाना बोलती है कि ये तो व्हाइट मैन है, मीन्स तो अमेरिकन है, और अमेरिकन क्या है, उनके एनिमी है, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका और जापान का वार चल रहा था। अब उनके सामने कौन है, एक एनिमी है। अब यहाँ पे सदाओ क्या करेगा, वो एक डॉक्टर है, तो एज ए डॉक्टर उसे क्या करना चाहिए, उसे एनिमी है तो छोड़ देना चाहिए या उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो हर अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो एक डॉक्टर तो उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए ना, क्योंकि पहले उसकी ड्यूटी बनती है, और सदाओ करता भी ऐसे ही है। यहाँ पे उसका ब्यूटीफुल पॉइंट वो भी होता है, वो उसे पता है कि व्हाइट मैन है उसका एनिमी है, उसके बाद भी वो उसकी जो एक्सपर्ट फिंगर्स हैं वो उसके वुंड को सर्च करती, कहाँ पे उसको लगी हुई है, कहाँ पे उसके घाव है। तो वो देखता है कि उसके लोअर बैक में एक गोली का निशान है, एक गन वाउंड है, और वहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो सदाओ है वो अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उसकी वुंड्स को सर्च करता है, और उसके बाद वो देखता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो उसका जो घाव था उस पे अभी ही कुछ लगा है, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि पहले उसको गोली लगी हुई थी, उसके बाद वो प्रिजनर ऑफ वार मीन्स जेल का भागा हुआ कैदी होता है, तो भागा होगा, किसी ने उसको पीछे से गोली मारी होगी, उसके बाद थोड़ा बहुत वो रिकवर हुआ, उसकी गोली रिकवर हुई भी होगी। तो अब वो सीने से आ रहा है, तो जो रोक चट्टान है उससे वो टकराया है, उसके टकराने से उसका जो घाव है वो और भी खुल गया है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। तो सदाओ क्या करता है, जो सी मोस मीन्स काई की जो आसपास जो काई थी उसको उठाता है, और उसके वुंड पे वो पैकिंग कर देता है, उसको लगा देता है, ताकि उसकी ब्लीडिंग है वो रुक जाए। अब ये सब करने के बाद वो ये सोचते हैं कि अब इस पर्सन का क्या किया जाए, क्योंकि एनिमी है, इसको घर पे लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एनिमी को शेल्टर देना ये तो अपने कंट्री के अगेंस्ट हो जाएगा। अब वो दोनों डिस्कस करते हैं, तो वो अब उसको देख रहे हैं, पहले तो डिस्कस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो वहां पे वो देखते हैं उसके लॉन्ग हेयर है, टॉर्चर्ड फेस है, उसके फेस को देख के ऐसा लगता है कि उसको बहुत टॉर्चर किया हुआ है, उसकी रफ येलो बियर्ड है, जैसे बहुत टाइम से उसने सेविंग ही ना की हो। और सदाओ उसके जो इंजरीज है, वुंड्स है, उनको देख लेता है, उसकी पैकिंग भी कर देता है। उसके बाद जो हाना है वो कहती है कि इस पर्सन के साथ अब क्या किया जाएगा। तो वो ये कहता है कि यदि हम इसको शेल्टर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम अरेस्ट भी हो सकते हैं,
क्योंकि एनिमी को शेल्टर देना ये इलीगल काम होता है, तो हम इसको शेल्टर नहीं दे सकते। तो वो ये सोच हाना कहती है तो हम एक काम करते हैं, इसको वापस सी में फेंक देते हैं और हम अपने घर पे चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। अब वो देखते हैं कि कुछ ही डिस्टेंस पे एक कैप गिरी हुई है, उस कैप में उस कैप के ऊपर फेंट लेटर्स में, फेंट मीन्स धुंधले लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है। तो कैप को उठा कर देखते हैं तो उस पे लिखा होता है एस सेलर, सेलर मीन्स नाविक, एस सेलर यूएस नेवी। इसका मतलब है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो यूएस नेवी का कोई सेलर है और वो प्रिजनर ऑफ वार है, वो भागा हुआ कैदी है। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। अब उन्हें क्लियर हो गया, तो उनको क्लियर कैसे हुआ कि वो प्रिजनर ऑफ वार है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हाना कहती है कि हम इसको अगर घर में लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सर्वेंट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्वेंट्स की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अगर वो घर में लेके जाएंगे उस एनिमी को, तो सर्वेंट्स हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उनके मास्टर ने ऐसे ऐसे किसी प्रिजनर को शेल्टर दी हुई है और वो सदाव है वो अरेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे सदाव को अपनी इमेज, अपने ओनर और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो अरेस्ट हो गया तो क्या होगा। अब वो दोनों डिस्कस करते रहते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम सर्वेंट्स को सिंपली ये बता देंगे कि हम इसको यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं अपने घर पे ताकि हम इसका ट्रीटमेंट कर सके, जैसे ही रिकवर होगा तो हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे और एक्चुअल में हम करेंगे भी ऐसे ही। ये एनिमी है, हम इसको शेल्टर नहीं देने वाले, लेकिन वो एज ए डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि पहले उसका ट्रीटमेंट करे और जैसे वो रिकवर हो जाए तो उसको वो पुलिस को अपने घर पे ले आते हैं। जो पीछे का रास्ता है वहां से लेके आते हैं और वो अपने फादर के रूम में लेके आते हैं। उनके फादर है, प्रेजेंटली वो इस वर्ल्ड में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है और उनके फादर के रूम को डिस्क्राइब किया हुआ है कि उनके जो फादर का रूम है उसमें सारी चीजें अपने ही कंट्री की थी। उनके फादर है वो इतने कल्चर्ड, इतने पैट्रियोटिज्म थे कि उन्होंने कभी विदेश की चीज यूज की नहीं। वो ना तो उन्होंने कभी फॉरेन चेयर यूज की, उनके घर में जो भी सामान था वो खुद के कंट्री का ही था। अब वो उनका जो रूम है, बेडरूम था उनके फादर का, वो बिल्कुल खाली था, तो उस रूम में वो उसको लेके आते हैं। अब वहां पे लेके आने के बाद सदाओ वो ये कहता है कि इसको पहले साफ कर लेते हैं क्योंकि ये मिट्टी का है, तो इसको साफ करके फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो हाना कहती है कि तुम इसको वॉश करोगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इससे बेटर है कि मैं यूमी को बोलूंगी। यूमी उनकी मेड सर्वेंट है जो कि सदाओ और हाना के बच्चों की देखभाल करती है। वो ये कहते कि यूमी को बोलेगी, यूमी आएगी इसको साफ कर देगी, उसके बाद तुम ट्रीटमेंट कर देना। सदाओ कहता है कि ठीक है, तुम यूमी को बताओ, मैं बाकी सर्वेंट है उनको इन्फॉर्म करता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है, कि ऐसे ऐसे कोई एनिमी है, हमने उसको शेल्टर दी है कुछ टाइम के लिए, वो रिकवर होगा तब तक, उसके बाद हम हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद सदाओ है वो बाहर चला जाता है, उसकी पल्स को चेक करता है पहले, फिर वो ये कहता है कि वो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब सदाओ वहां से चला जाता है। अब सदाओ के जाने के बाद हाना है वो नर्सरी, यहाँ पे नर्सरी बोला गया है, उनके बच्चों का जो रूम है उसको नर्सरी बोला गया है, वहां पे जाती है, यूमी को बुलाती है और यूमी है वो वुडन बकेट लेके आती है, उसे पानी लेके आती है। अभी जैसे यूमी आती है अंदर तो वो देखती है कि व्हाइट मैन है, मीन्स उनका एनिमी है, तो वो उसको वॉश करने से मना कर देती है। अब हाना उसको डांट लगाती है कि तुम्हारी जो मिस्ट्रेस है उसने जो ऑर्डर दिया है तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए। तो यूमी है वो क्लियरली मना कर देती है कि वो उसकी ये ड्यूटी नहीं है, वो काम ये किसी भी कॉस्ट पे नहीं करेगी, वो एक एनिमी को वॉश नहीं करेगी, वो उसको टच भी नहीं करेगी। अब हाना है वो और गुस्सा नहीं होती क्योंकि हाना इस बात को रियलाइज कर जाती है कि सर्वेंट है वो कहीं जाके पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे इस मैटर में, इसलिए हाना है वो शांत हो जाती है और वो ये कहती है कि ठीक है तुम अपने काम पे वापस चले जाओ। और हाना है वो खुद ही उसको वॉश करती है। हाना को उसे डर भी लगता है क्योंकि उसका एनिमी है, भले ही वो अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो, उसके बाद भी हाना डरती है, लेकिन वो उसको वॉश कर देती है। अब हाना वॉश कर देती है, उसके बाद सदाओ आता है अपना जो सर्जन्स इमरजेंसी बैग लेके। तो हाना कहती है तुम इसको ऑपरेट करने वाले हो, तो कहते हैं कि हाँ
वो इसको ऑपरेट करेगा क्योंकि बहुत ही अर्जेंट है, इसकी कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, इसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है, तो हमें इसको इमिडिएटली ऑपरेट करना होगा। अब सदाओ है वो उसका ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। सदाओ अपनी ड्यूटी बहुत ही ऑनेस्टली करता है, वो जैसे किसी और का ऑपरेशन करता है बिल्कुल वैसे ही वो उसे अपनी हॉस्टाइल का ऑपरेशन करता है। और ऑपरेशन करता है उस टाइम पे वो हाना से ये कहता है कि जो अनेस्थेटिक है, क्योंकि वो बीच में हिलता है प्रिजनर, तो वो ये कहता है कि इसको अनेस्थेटिक दो। अनेस्थेटिक मीन्स बेहोश करने की दवा, वो हाना से कहता है। तो हाना कहती है कि मैंने कभी किया नहीं है, कैसे करना है। तो उसको बताता है कि कॉटन लेनी है, उसमें दवाई रखनी है, उसके बाद उसकी जो नोस्ट्रिल नाक के पास ले जाना है और वो बेहोश हो जाएगा। उसको अनेस्थेटिक कैसे देना है सदाओ उसको बताता है। तो सदाओ है वो उसको ऑपरेट करता है, तो हाना का कलर है वो बिल्कुल सल्फर जैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हाना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था, ऑपरेशन टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए अब वो वोमिटिंग का मन होता है उसका और हाना बाहर चली जाती है। अभी यहाँ पे सदाओ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो ऑपरेशन कर रहा है, वो बीच में छोड़ नहीं सकता, और उससे एनीमी की वजह से उसकी वाइफ को प्रॉब्लम हुई है। वो अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए बाहर जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। अब वो थोड़ा सा र्यूडली उसको ट्रीट करता है, उसको एनीमी को, और वो ऑपरेशन कर रहा है उस टाइम पे वो उसको माय फ्रेंड भी कह रहा है। माय फ्रेंड क्यों कह रहा है वो उसको? क्योंकि ये सदाओ की हैबिट है कि जब भी किसी को ऑपरेट करता है तो उस टाइम पे माय फ्रेंड उसको कह के एड्रेस करता है। तो यहाँ पे माय फ्रेंड इसको इसलिए नहीं कह रहा है कि वो उसे सिंपैथी रखता है या फिर कुछ और रीजन है, नहीं, वो उसको एनिमी ही मानता है, लेकिन उसकी हैबिट है माय फ्रेंड बोलने की, इसलिए वहां पे उसको माय फ्रेंड कह के वो बोल रहा है। अब हना वोमिटिंग करके वापस आती है तो वो अनेस्थेटिक देती है उसको। प्रिजनर के मीन्स टॉम, उस टॉम के वुंड्स को देखती है कि वो कैसे इंजर्ड है, कैसे उसके नेक पे स्केर्स है मीन्स खरोचे हैं, उसको देख के ऐसे लगा उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। तो उसको देख के उसे जनरल तकीमा की याद आती है। अब यहाँ पे जनरल तकीमा कैसा है, वो कैसे बहुत ही रूथलेस है, क्रूअल है, ये पॉइंट प्रूव होगा क्योंकि जनरल तकीमा को याद करती है कि कैसे जनरल तकीमा है, उसने फाइट कुछ लड़ाइयाँ है वो जीत ली है, उसकी इमेज बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन वो अपने घर में अपनी वाइफ को बहुत बुरे तरीके से मारता है। इसका मतलब है कि जनरल तकीमा है वो बहुत ही क्रूअल पर्सन है। तो हाना ये सोचती है कि जब कोई पर्सन जनरल तकीमा जैसा कोई पर्सन है वो अपनी वाइफ के साथ इतना बैडली ट्रीट कर सकता है, तो ये तो फिर भी प्रिजनर रहा होगा, तो इसके साथ तो बहुत ही बैड बिहेव किया गया होगा। अब हना है वो ये कहती है कि सॉरी सदाओ है वो अपने प्रोफेसर को याद करता है। जब वो अमेरिका में स्टडी कर रहा होता है तो वहां पे उनका जो एक एनाटॉमी प्रोफेसर था एनाटॉमी क्लास का, वो हमेशा ये कहता था कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। इसका ये क्वेश्चन भी है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी सर्जन को ह्यूमन बॉडी की नॉलेज ना हो तो उसे उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर किसी सर्जन को नॉलेज नहीं है उसके बाद वो ट्रीटमेंट करता है तो वो एक मर्डर के जैसा होता है, वो मर्डर करने से कम नहीं होता। तो इस केस में किसी सर्जन को ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए जब उसको नॉलेज ही नहीं हो तब। लेकिन आज के टाइम में ऐसा देखा भी जाता है कि नॉलेज नहीं होती उसके बाद भी डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट दिखाया गया है। अब सदाओ है वो प्रिजनर को माय फ्रेंड तो बोल ही रहा था कि उसे हैबिट होती है। सदाओ है वो ऑपरेशन के ड्यूरेशन में बुलेट है वो उसकी बॉडी से निकाल देता है। अब जैसे बुलेट बाहर निकल के आती है तो टॉम को पेन होता है और वो पेन दर्द में चिल्लाता है माई गट्स दे गोट माई गट्स। हियर गट्स मीन्स इंटेस्टाइन मीन्स आते। वो ये कहते हैं कि उन्होंने मेरी आते भी निकाल ली, मीन्स उसको देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी आते भी निकाल ली। वो बेहोशी कंडीशन में ये सब बोल रहा है तो हम यहाँ से आगे लगा सकते हैं कि उसको कितना बैडली ट्रीट किया गया होगा। अब हाना कहती है कि क्या बोल रहा है, तो वो सदाओ वो दोनों जज कर लेते हैं कि इसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है। अब ऑपरेशन करने के बाद जो टॉम है वो अपनी आंखें खोलता है, मीन्स जब वो होश में आता है उस टाइम पे उसकी ब्लू आईज होती है, वो अपने आप को बहुत ही वीक फील कर रहा होता है।
अब वो जब आंखें खोलता है तो उसके सामने सदाओ और हाना होती है। तो हाना उसको बोलती है, तो इंग्लिश में बोलती है। तो टॉम है वो सरप्राइज होता है, वो ये कहता है हाना से कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है। तो हाना ये कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए अमेरिका गई थी, इसलिए उसे इंग्लिश आती है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिकन से सिंपैथी रखती है। प्रेजेंट टाइम में सारे अमेरिकन हैं वो उसके लिए एनिमी है। हाना है वो उसको अपने हाथ से खिलाती भी है, क्योंकि वो बहुत ही वीक है, इसलिए वो उसको कंसोल भी करवाती है कि नो नीड टू अफ्रेड, यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रिलैक्स होकर रिकवर हो सकते हो। के थर्ड डे सदाओ है वो टॉम के पास जाता है, उसको चेक करता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम मॉर्निंग इवनिंग उसको चेक करता रहता है, इसने ऑपरेशन किया है इसलिए। तो टॉम ये कहता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, आप मुझे पुलिस को हैंड ओवर करेंगे या फिर अब आप मेरे साथ क्या करेंगे। तो यहाँ पे सदाओ ये कहता है कि उसे होना तो यही चाहिए कि पुलिस को हैंड ओवर करना चाहिए। अब वो ये कहता है कि टॉम से कि जब तक मैं ना पूछूं अपना नाम भी मत बताना। मीन्स यहाँ पे सदाओ उससे बात भी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसका एनिमी है। अब सदाओ उससे बात करके बाहर जाता है, तो बाहर हाना उसका वेट कर रही होती है। तो हाना है वो ये कहती है कि यूमी ने मुझे बताया। यूमी ने क्या बताया कि सर्वेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं कि यदि उनका मास्टर किसी एनिमी को ऐसे शेल्टर देगा तो वो घर को छोड़ के चले जाएंगे, वो उनके घर में काम नहीं करेंगे। और वो साथ में जो सर्वेंट है वो सारे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे कि उनका जो मास्टर है, यहाँ पे मास्टर सदाओ को बोला गया है कि वो अपने आप को इतना स्किल्ड समझता है, उसे अपनी स्किल पे इतना प्राउड है कि उसे ऐसा लगता है कि वो किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकता है, वो एनिमी को भी शेल्टर दे सकता है। ये सब वो डिस्कशन कर रहे हैं। और यूमी ये कहती है कि अगर उनके मास्टर को 1% मानो पता चल भी जाता है पुलिस को, उनके मास्टर को पनिशमेंट दी जाती है, तो उनके बच्चों का क्या होगा। तो ये भी सोचते हैं कि हम किसके बच्चों की बात कर रहे हैं, जो खुद के बच्चों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो हम उनके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। और जिस टाइम पे सारे सर्वेंट बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे हाना भी कुछ डिस्टेंस पे होती है, और वो हाना को सुना के ये सब बात कर रहे होते हैं। उनका पर्पज ही हाना को सुनाना होता है। और जो गार्डनर है उनका मिस माली, जो काफी टाइम से वहां पे काम कर रहा होता है, सदाओ के फादर के टाइम से, सदाओ बहुत छोटा था उस टाइम से गार्डनर के घर में काम कर रहा है। वो बहुत ही सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस मीन्स रूढ़िवादी, वो ये अंधविश्वासी। वो ये कहता है कि इसको चट्टान ने चोट पहुंचाई है, इसको गोली भी लगी हुई है। यहाँ पे टॉम की बात हो रही है, अगर हमारे मास्टर ने इसका ट्रीटमेंट किया तो गोली और चट्टान हमसे बदला लेंगी। तो यहाँ पे उसका सुपरस्टिशियस जो पॉइंट है वो प्रूव होता है कि बहुत ही सुपरस्टिशियस पर्सन था। अब हाना है वो ये सब सुनती है और अंदर जाती है। तो सदाओ है वो उसके जो घाव होते हैं उनको रेगुलरली चेक भी कर रहा है, उसकी अच्छे से केयर भी कर रहा है। अब सदाओ है वो अपने ऑफिस में जाता है, एक रूम होता है उनका, वहां पे उसको ऑफिस बोला गया है। वहां पे जाके वो चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर टाइप करता है और उसमें सारा मैटर वो लिखता है। वो ये लिखता है कि 21 फेब को उनके घर के बाहर कि कैसे एक प्रिजनर आ गया था, बह के आ गया था, और कैसे उसने उसको ऑपरेट किया है। वो रिपोर्ट को अनफिनिश्ड ही छोड़ देता है और अपने सीक्रेट ड्रॉयर में लिख रख देता है, वो रिपोर्ट को कंप्लीट नहीं करता। अब उसके बाद क्या होता है कि 7th डे, अब ऑपरेशन को 7 दिन हो गए हैं, 7th डे क्या होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि 7th डे 2 चीज होती है, वो क्या। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 7th डे पहली इंसिडेंट हुई वो कौन सी थी, सेकंड हुई वो कौन सी थी। तो यहाँ पे 7th डे क्या होता है कि मॉर्निंग में जब हाना उठती है उस टाइम को देखती है कि ना तो खाना बना है ना घर का काम हुआ है। इसको देख के वो समझ गई है कि सर्वेंट है वो अब उनके अगेंस्ट हो गए हैं और सारे सर्वेंट एक साथ घर छोड़ के जाने की सोच रहे हैं। अब कुछ देर के बाद ही सारे सर्वेंट है उस हाना के पास आते हैं, उन्होंने अपना सामान है वो बांध रखा है कपड़े में। अब हाना है वो उनको नहीं रोकती, वो एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्रेस का रोल प्ले करती है। यहाँ पे वो अंदर से तो बहुत दुखी है लेकिन वो अपने दुख को शो नहीं करती अपने फेस पे। वो उन सबको उनके काम के लिए पे भी करती है, उनको थैंक्स भी बोलती है। अब यूमी है
वो भी रोते, सर्वेंट है वो रोते हैं उनके लिए क्योंकि उन्हें बहुत दुख हो रहा है जाते हुए, लेकिन हाना नहीं रोती। यूमी है वो ये कहती है कि यदि बच्चे उसे मिस करें तो उसे बुला लिया जाए, वो आ जाएगी। तो हाना कहती है कि ठीक है उसको बुला लेगी, लेकिन हाना ये भी सोचती है कि वो किस बच्चे चाहे कितना भी रोए वो किसी भी कीमत पे उसको नहीं बुलाएगी। अब सारे सर्वेंट है वो चले जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड थिंग होती है वो क्या होती है, ये तो अब मॉर्निंग में। अब आफ्टरनून में क्या होता है कि सदाओ है वो अंदर काम कर रहा होता है, घर का सारा काम हाना करती है। तो यहाँ पे हाना का हार्ड वर्किंग पॉइंट है वो प्रूव हो रहा है कि सारे काम सर्वेंट करते थे, अब हाना सारा काम खुद कर रही है। हालांकि जो सदाओ है उसे काम में हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन हाना है वो लगभग काम देख रही है। अब हाना देखती है कि एक जो मैसेंजर है वो उनके घर की ओर आ रहा है। तो हाना है वो उसको देख के घबरा गई। उसको ये लगता है कि ये शायद ये आए हैं, ये उसको सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अब वो अंदर जाती है। अब वो तब तक मैसेंजर भी अंदर पहुंच जाता है। अब वो उसका आने का रीजन ये होता है कि जो इसीलिए वो सदाओ को बोलने के लिए आए हैं, लेकिन हाना को ऐसे लगता है कि उनके आने का रीजन ये है कि वो सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो हाना बहुत ही डर जाती है, और जब सदाओ अंदर जाता है तो उस टाइम पे हाना उसको बताती है कि उसे ऐसे लगा था कि जैसे कि उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। और वो ये भी कहती है कि बहुत जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कि प्रिजनर को बहुत जल्दी घर से बाहर निकाला जाए, इसको हैंडओवर किया जाए या इसका जो भी सोल्यूशन किया जाए। तो सदाओ वो ये कहता है कि वो बहुत जल्दी सब कुछ करेगा। अब सदाओ है वो तकीमा को देखता है और वो उससे डिस्कस करते हैं सब कुछ। वो उसको पूरा मैटर बताता है जनरल तकीमा को कि ऐसे ऐसे के एनिमी है, वो उसके डोर स्टेप के पास बहकर आ गया था, उसने उसको ऑपरेट किया है। वो सारा मैटर है वो जनरल तकीमा को बता देता है। अब जनरल तकीमा सारे मैटर को सुनता है। उसके बाद वो ये सोचता है कि मान लो तुम्हें पनिशमेंट मिल जाती है और नेक्स्ट डे ही मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऑपरेट किससे करवाऊंगा, ओनली तुमसे करवाऊंगा, क्योंकि वो सदाओ पे ही बिलीव करता था कि सदाओ एक अच्छा सर्जन है, वो बाकी किसी और पे बिलीव करता नहीं था। यहाँ पे जनरल का सेल्फिश पॉइंट भी प्रूव होता है कि बहुत ही सेल्फिश होता है। वो ये कहता है कि ठीक है तुम्हारे डोर स्टेप पे आ गया था, इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन किया जाएगा। और सोल्यूशन क्या बताता है वो ये कहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो तुम्हारे घर पे रुका हुआ है उसको मार दिया जाए। तुम उसको नहीं मारोगे, मेरे जो प्राइवेट असेसिन्स हैं, असेसिन्स होते मर्डर, इसका मतलब है जनरल तक मेरे पास क्या थे, उसके प्राइवेट असेसिन्स थे। वो मैं उनमें से 2 को तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो तुम्हारे घर पे आएंगे, उसको मारेंगे अंदर ही अंदर, उसे टॉम को मार भी देंगे, उसकी बॉडी को उठा के ले जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, उसके रूम की विंडो है वो ओपन छोड़नी है, ताकि वो रात को आएंगे, विंडो में से एंट्री करेंगे, उसको मारेंगे और वैसे वो लेके उसको आ जाएंगे। ये होता है, तकीमा कहता है उसे कि ये सोल्यूशन उसका हो सकता है। अब सदाओ है वो घर वापस आता है, वो उसके प्लानिंग के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो टॉम से छुटकारा पाने की तकीमा की क्या प्लानिंग होती है, तो क्या प्लानिंग है, आई थिंक आपको क्लियर है। उसके बाद लेकिन वो ये सारी बातें हाना को नहीं बताता, क्योंकि हाना है वो इस बात को सुन के डर जाएगी, इसलिए उसको नहीं बताता। वो आते ही टॉम के रूम में जाता है। टॉम रूम में नहीं होता, वो गार्डन में घूम रहा होता है। तो वो ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने बोला है, तुम अंदर जाओ। टॉम अंदर आता है, उसके रूम की विंडो ऑलरेडी खुली होती है। अब रात को सदाओ को नींद नहीं आती। क्यों, उसे रात को हर बार ऐसा फील होता है कि जैसे कोई आया है, क्योंकि पेड़ हिलते हैं, हवा चल रही है, उस टाइम पे उसे ऐसा लगता है कि कोई आया है, कोई बोझ उठा के लेके जा रहा है। वो बोझ क्या हो सकता है, उसे ऐसा फील होता है कि आ गए असैसिन्स, उसको मार दिया, उसको लेके जा रहे हैं। अब वो मॉर्निंग में किसी बहाने से सबसे पहले टॉम के रूम में जाता है, तो टॉम वहां पे आराम से सो रहा होता है। अब सदाओ ये सोचता है कि आज रात कुछ नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आज जो कल की रात उस दिन हो जाएगा। वो सेकंड नाइट उनका वेट करता है, लेकिन सेकंड नाइट भी कुछ नहीं होता। थर्ड नाइट उसे ये लगता है कि आज की नाइट तो डेफिनेटली ऐसी नाइट होगी कि उसका सोल्यूशन हो ही जाएगा, लेकिन थर्ड नाइट भी कुछ नहीं होता। थर्ड नाइट बहुत ही स्टॉर्मी होती है। तो हाना ये कहती है कि जो टॉम के रूम की विंडो है
उसको हमें क्लोज करना चाहिए, लेकिन सदाओ उसको रोक लेता है कि नहीं, वो इतना कैपेबल है, इतना वो अपने आप कर सकता है कि उसे ऐसा प्रॉब्लम फील होगी तो खुद विंडो क्लोज कर लेगा, वो हाना को ऐसा नहीं करने देता। अब 3 नाइट हो गई है, सदाओ 3 रात तक उनका वेट करता है तकीमा के प्राइवेट असेसिन्स का, लेकिन प्राइवेट असेसिन्स नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि जनरल तकीमा है वो इस बात को भूल ही गया था कि सदाओ से उसने कोई प्रॉमिस भी किया था। तो यहाँ पे उसका नॉट रेस्पॉन्सिबल का पॉइंट है वो प्रूव होता है। अब नेक्स्ट डे मीन्स 3 रात उसने वेट किया, उसके बाद वो टॉम के पास जाता है। वो ये कहता है कि अब तुम घूम भी सकते हो, तुम इतना कैपेबल हो कि अगर मैं भेजा जाए तो तुम वापस जा सकते हो। तो वो ये कहता है कि मैं अपनी जो बोट है वो आज शोर मीन्स किनारे के पास लगा दूंगा, उसमें कुछ फूड और एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं वो रख दूंगा ताकि तुम्हें उनकी जरूरत हो, तुम उनका यूज कर सको और आज रात तुम चले जाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सदाओ है वो कैसे टॉम की जाने में हेल्प करता है, वो उसे छुटकारा कैसे पाता है। तो कैसे पाता है? वो अपनी शाम के टाइम पे वो अपनी बोट को शोर किनारे के पास लगा देता है और उसमें उसे कपड़े खाने ये सब वो रख देता है और वो अपनी फ्लैश लाइट है वो भी उसको दे देता है। उसे फ्लैश लाइट देने में हेजिटेट होता है क्योंकि वो जब भी रात को कहीं जाता है तो अपनी फ्लैश लाइट का यूज करता है, लेकिन वो उसको देता है। साथ में उसको ये भी कहता है, उसको बताता है कि जो एक कुछ डिस्टेंस पे एक आइलैंड है और उस आइलैंड के पास से जो कोरियन फिशिंग शिप है वो जाते रहते हैं, तुम उन कोरियन फिशिंग शिप को पकड़ना, वो तुम्हें आगे तक पहुंचा देंगे और तुम सेफली पहुंच जाओगे। वो ये कहता है उसे कि फ्लैशलाइट देता है उस टाइम पे कि मान लो तुम्हारा जो फूड है वो खत्म हो जाए और तुम वहीं पे हो, तो तुम 2 सिग्नल देना, फ्लैश लाइट है वो तुम 2 बार जला देना और तुम वहीं पे ही हो, आइलैंड पे ही हो और तुम सेफ हो, तुम नहीं गए हो, तो तुम 1 बार सिग्नल देना। तो ये भी क्वेश्चन है कि वो कैसे सिग्नल देने की बात कर रहा है कि फूड खत्म हो जाए और वहीं पे है तो 2 बार फ्लैश करने हैं, 2 बार सिग्नल देने हैं, और यदि वहीं पे ही है और उसे वो ठीक है तो 1 बार करना है। अब सदाओ है वो काफी रिलीफ फील करता है जब वो ये देखता है कि शाम को कोई फ्लैश होता ही नहीं है। क्यों? इसका मतलब है कि जो टॉम है वो सेफली वहां से चला गया। अब जो जनरल तकीमा है उसको ऑपरेट किया गया है क्योंकि जो गैल ब्लैडर्स थे वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड थे, तो गैल ब्लैडर्स को लेके उनको ऑपरेट किया गया है। तो स्टार्टिंग में तो जो तकीमा है उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, वो बोल नहीं सकते थे। अब वो सही हो गए तो उसके बाद वो ये कहता है सदाओ कि जो प्रिजनर था उनके घर पे वो भाग गया। अब जनरल तकीमा है वो क्या सदाओ के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो सदाओ के अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा तो वो भी फंस सकता है, क्योंकि सदाओ ने उसको प्रॉब्लम बताई थी। एक्शन किसने नहीं लिया था? जनरल तकीमा ने नहीं लिया था। अब वो ये कहता है कि वो जा चुका है, भाग गया है तो कोई बात नहीं, वो उसको पनिश नहीं करता सदाओ को। और वो ये कहता है कि क्या मैंने कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? तो सदाओ कहता है कि हाँ, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे प्राइवेट असिस्टेंट्स भेज दोगे, लेकिन आपके प्राइवेट असिस्टेंट्स नहीं आए। तो वो ये कहता है कि मैं केवल अपने ही बारे में सोच रहा था, मैं बीमार था इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं केयरलेस तो हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैट्रोटिज्म नहीं हूँ, मेरे अंदर पैट्रोटिक फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। ताकि मैं ऐसी बात कहता है। अब सदाओ है वो रिलीफ फील करता है कि जो टॉम है वो भी सेफली चला गया है और वो भी बिल्कुल ही सेफ है। अब सदाओ है वो अपने बरामदे में खड़ा हुआ है और बहुत से जापानीज के बारे में सोच रहा है, जो सॉरी बहुत से अमेरिकन के बारे में सोचता है जो उसको अमेरिका में मिले थे, प्रोफेसर है या उसकी जो लैंडलेडी है, वो बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो उनसे अमेरिका में मिला था। और लास्ट में वो अमेरिकन टॉम के बारे में सोचता है कि कैसे वो टॉम से मिला, कैसे उनके घर में रहा और कैसे वो सेफली वहां से चला गया। और इस टाइप से आपके चैप्टर की समरी है वो ओवर होती है। तो आई थिंक आपको समरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.